यहाँ हम दो बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम पढ़ने वाले हैं और दोनों बहुत आसान है। बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं, तुम्हें एक एक बात समझ में आ जाएगी और तुम्हारा एक एक क्वेश्चन हो जाएगा। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो सब यहाँ बता देंगे, ज़्यादा परेशान मत होना। देखो, पहली थ्योरम है जिसका नाम है मीन वैल्यू थ्योरम और दूसरी थ्योरम है वो है रोलिस थ्योरम। तो सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे रोलिस थ्योरम पढ़ेंगे। अगर ये वाली तुम्हें थ्योरम समझ में आ गई तो मीन वैल्यू थ्योरम उससे भी आसान तरीके समझ में आ जाएगी। हर एक चीज़ बताएंगे, सेकंड का क्या रोल है, टेंजेंट का क्या रोल है, किस तरीके से क्या आता है। देखो सुनो, जैसे मान लो हमारे पास एक f(x) नाम का एक फंक्शन है। जैसे मान लो हमारे पास एक फंक्शन है, क्या है, एक फंक्शन है। उसको हमने क्या किया है, a, b, मतलब इस इंटरवल में हमने उसे क्या कर दिया, डिफाइन कर दिया गया है। और वो बेसिकली क्या है, कंटिन्यूस है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि फंक्शन क्या होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए। देखो ऐसे समझो, जैसे मान लो ये फंक्शन है, इसका ग्राफ हमने बनाया कुछ इस तरीके से। समझे कि नहीं समझे? तो और हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ x = a से लेके x = b के बीच में हम लोग देखने वाले हैं। एंड देखो, a से लेके b तक के बीच में कंटिन्यूस होना चाहिए। और दूसरी बात है कि डिफरेंशिएबल a, b, मतलब देखो a से लेके b तक डिफरेंशिएबल होना चाहिए। अब उसमें कहानी कुछ इस तरीके से है कि fa = fb। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, लेकिन a इज़ नॉट इक्वल टू b, क्योंकि कई बच्चे इन दोनों चीज़ों में हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। देखो a जो लिख रहे हैं, a है क्या, फंक्शन की वैल्यू, क्या है, फंक्शन की वैल्यू भी समझाएंगे, घबराओ नहीं। और b क्या है हमारे पास, a भी फंक्शन की वैल्यू है। जो सिंपली a एंड b लिख रहे हैं वो ले रहे हैं हम इनपुट। मुझे पता है कि अभी बहुत सारे बच्चों की बात समझ में नहीं आई होगी, देखो ऐसे समझाते हैं। जैसे मान लो हमारे पास एक फंक्शन है f(x) = x²। कन्फर्म है? देखो हम क्या लेते हैं कि x की वैल्यू हम लेते हैं -2। तो इसके अंदर -2 रखा, -2 का स्क्वायर किया तो आंसर आया 4। फिर हम क्या रखते हैं, x की वैल्यू रखते हैं 2। तो हमने यहाँ 2 रखा तो इसका आंसर आया 2 का स्क्वायर आया 4। देखो f-2 की वैल्यू f2 के बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि तो इसका भी 4 आ रहा है और इसका भी आंसर 4 आ रहा है। लेकिन -2 इज़ नॉट इक्वल टू 2। किसी कंडीशन में बराबर करा दें वो बात अलग है, बराबर तभी होंगे जब दोनों एक ही पॉइंट पे आ जाएगी बात समझ में आ रही कि नहीं? लेकिन क्या होता है कि दोनों a एंड b एक दूसरे के इक्वल नहीं होता है, लेकिन क्या होता है कि उनका जो रिजल्ट देखने को मिलता है, फंक्शन में पुट करते हैं तो उनकी वैल्यू हमें सेम देखने को मिलती है। इसको तुम इस तरीके से भी कह सकते हो कि y2 इज इक्वल टू y1। कन्फर्म? बट x2 इज नॉट इक्वल टू x1। मुझे पता है कि ये वाली बात अभी भी अच्छे तरीके से क्लियर नहीं हुई होगी। अब क्या करते हैं, हम तुम्हें एक ग्राफ बना के दिखाते हैं। देखो हाँ, अभी तो और आगे बढ़ते हैं। वेयर a एंड b आर सम रियल नंबर देन देयर एग्जिस्ट सम c इन a, b सच दैट f' = 0। उसका कहने का मतलब ये है कि अगर f a की वैल्यू f b के बराबर है तो a से लेके b के बीच में कोई एक ऐसी c वैल्यू होगी जहाँ अगर उसका डिफरेंशिएशन निकालोगे, डेरिवेटिव निकालोगे तो उसकी वैल्यू 0 होगी। बात समझ में आई कि आई नहीं आई होगी, मुझे पता है, घबराना नहीं, लेकिन बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। हर एक चीज़ बहुत अच्छे तरीके से तुम्हें समझ में आएगी। देखो हम समझते हैं इसको इस तरीके से। मान लो एक ग्राफ है और ये एक f(x) नाम का हमारे पास एक फंक्शन है, वो कुछ बना इस तरीके से। हमें क्या करना है, हमें यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच की बात कर रहे हैं। मतलब यहाँ x = a है और यहाँ x = b है। बेसिकली x = यहाँ 2 मान लेते हैं और यहाँ x = हम 7 मान लेते, जस्ट तुम्हारे ध्यान रखने के लिए। तो उसका कहना है कि x = c एक ऐसा पॉइंट होगा जहाँ इस फंक्शन का स्लोप 0 के बराबर होगा।
समझे कि नहीं समझे? देखो ऐसे होगा, जैसे मान लो ये रहा यहाँ, जैसे मान लो इस पॉइंट पे देखोगे ना, तो अगर यहाँ से स्लोप ड्रॉ करोगे तो यहाँ क्या होगा, ये स्लोप हो जाएगा 0। अभी बात समझ में नहीं आई? तब भी कोई दिक्कत नहीं, धीमे धीमे करेंगे सब कुछ बात समझ में आएगी। देखो अब समझो, अगर मैं तुमसे पूछूं कि इस पॉइंट का क्या पॉइंट होगा, तो बेसिकली होगा C, F C। तो इसका मतलब है कि C, F C पे जो इसका हम स्लोप निकालेंगे या फिर डिफरेंट डेरिवेटिव निकालेंगे, उसकी वैल्यू 0 के बराबर होगी। तुम कहोगे भैया क्या कहानी सुना रहे, कोई क्वेश्चन कराओ जहाँ से हम समझ पाएँ, फील कर पाएँ। क्या कहानी पे कहानी, कहानी पे कहानी, कहानी पे कहानी सुनाए जा रहे हो? मैं कहूँगा बेटा मैं समझ रहा हूँ तुम्हारा दर्द, लेकिन टेंशन नहीं लो, जब तक ये नहीं समझोगे तब तक आगे की बात समझ में नहीं आएगी। अगर तुमने रोलिस थ्योरम समझ ली ना, तो समझ लो कि मीन वैल्यू थ्योरम तुम्हें पलक झपकते आने वाली है। देखो बेटा ज़्यादा परेशान ना हो, इसी कॉन्सेप्ट को हम समझते हैं NCERT के क्वेश्चन से। देखो जैसे मान लो कि हमारे पास एक फंक्शन है f(x) इज इक्वल टू x² प्लस 2x माइनस 8, और बेसिकली हमें क्या देखना है कि x बिलोंग टू -4, 2। तो अब कई बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि भैया पहली बात तो आप इस रोलिस थ्योरम को क्या करो, वेरीफाई करो, और दूसरी बात अब उस C पॉइंट की वैल्यू बताओ जहाँ स्लोप की वैल्यू 0 हो रही है, मतलब जहाँ dy/dx की वैल्यू 0 हो रही है, या फिर f(x) की वैल्यू 0 हो रही है, मतलब कौन सा पॉइंट है बताते हैं, घबराओ नहीं। देखो तो रोलिस थ्योरम के अकॉर्डिंग हमें क्या पता चलता है कि अगर मान लो कोई कंटिन्यूस फंक्शन है, तो हमें क्या देखने को मिलता है कि f-4 इज इक्वल टू f2। यही है कि नहीं है? कन्फर्म है? देखो तो बेसिकली हमने क्या देखा कि ये हमारे पास पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, बेसिकली कंटिन्यूस है। तो हम दूसरे स्टेप के ऊपर वर्क करते हैं। तो हम क्या करते हैं कि f-4 की वैल्यू ज़रा पुट करो, तो -4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -4 -8, 16 -8 आंसर आया 0। कन्फर्म है? अब क्या करो, f2 की वैल्यू पुट करो, 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 -8, 4 + 4 -8, इसकी वैल्यू भी 0 आ गई है। इतनी बात तो कंफर्म हो गई है। तो हमने क्या देखा है, देखो हमने देखा है f-4 इज इक्वल टू f2। अब मेन बात ये है कि हमें निकालना उस C पॉइंट की वैल्यू। कंफर्म है? देखो बेसिकली ये क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच में क्या है, कंटिन्यूस है, मतलब -4 से लेके -2 के बीच में डिफरेंशिएबल भी है। तो अकॉर्डिंग टू रोलिस थ्योरम क्या कहती है कि अगर f a इज इक्वल टू f b है, तो a, b के बीच में एक ऐसी C वैल्यू होगी जहाँ स्लोप 0 हो जाएगा। तो हम जैसे मान लेते हैं कि C बिलोंग टू a, b, मतलब इसी कहीं ना कहीं बीच में आने वाली है। तो हम क्या रखेंगे, हम मान के चलते हैं कि जनरल हमने C रख दिया है। देखो तो बेसिकली हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले निकालेंगे हम इस फंक्शन का f(x). तो हमने इसका a निकाला है, तो क्या आंसर 2x + 2। कन्फर्म? 2x + 2। अब कुछ नहीं करो, एक जनरल आर्बिट्रेरी मतलब अपनी मर्जी से वैल्यू पुट कर दो, C मतलब C पुट कर दो, f(c) इज इक्वल टू 2 इंटू C + 2 इज इक्वल टू 0। बस इसे 0 के बराबर हमें लेना है। तो 2C + 2, तो C की वैल्यू आ रही है -1। इसका मतलब ये है कि इस C की वैल्यू जब तुम इसमें पुट करोगे, f-1 इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -1 -8, 1 - 2 -8, तो आंसर तुम्हें देखने को मिलेगा -9। तो इसके कहने का क्या मतलब है? इसके कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लो जो ग्राफ होगा, जो पॉइंट होगा कौन सा, -1, -8 होगा, उस पॉइंट पे स्लोप की वैल्यू 0 होगी। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? जैसे मान लो ग्राफ ऐसा है और यहाँ मान के चलते हैं कि -4 है, कुछ करेगा, चलो ऐसे एक्सिस बना लेते हैं। मान लो ए वाला -4 है, ये 2 है, तो यहाँ एक पॉइंट होगा जिसकी वैल्यू होगी
-1, -8 और उस -9 होगा है, -1, -9। तो इस पॉइंट पे स्लोप होगा किसका, बिल्कुल जस्ट एक्स एक्सिस के हॉरिजॉन्टल। बस एक चीज़ देख लेना कि जो आखिरकार हमारे पास जो आंसर आ रहा है c = -1, क्या देखो इसी के बीच में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, किसके बीच में, -4 से लेके 2 के बीच में आ रहा है, तो ये भी सही है। तो मुझे उम्मीद है कि आखिरकार तुम्हें रोलिस थ्योरम तो समझ में आ गई होगी। तो मैं कोई भी टफेस्ट से टफेस्ट क्वेश्चन दिया जाएगा तुम आराम से कर लोगे। मीन वैल्यू थ्योरम पढ़ने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बात लिख लो, इसको कहीं नोट कर लो कि आखिरकार रोलिस थ्योरम कहाँ कहाँ एप्लीकेबल है, मतलब कहाँ कहाँ यूज़ हो सकती है। सबसे पहले उसकी कंडीशन ये है कि जो तुम फंक्शन ले रहे हो वो कंटिन्यूस होना चाहिए, कहाँ, इस क्लोज्ड इंटरवल के बीच में, पहली बात। दूसरी बात यह है कि उस फंक्शन को डिफरेंशियल होना चाहिए किसमें, ओपन इंटरवल के बीच में, a, b के बीच में। और तीसरी कंडीशन इसकी होनी चाहिए कि fa = fb। अगर ये 3 कंडीशन सेटिस्फाइड होती हैं तभी तुम रोलिस थ्योरम यूज़ कर पाओगे, अगर ये नहीं होती हैं तो तुम उसको यूज़ नहीं कर पाओगे। देखो जैसे तुम्हारे पास जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है ना, जो इस तरीके से डिनोट करते हैं, ये फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होता है, ना ही डिफरेंशिएबल होता है। तुम क्या कह सकते हैं कि यहाँ हम रोलिस थ्योरम यूज़ नहीं कर सकते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई है। अब स्टार बना के लिखो मीन वैल्यू थ्योरम। तो मैंने बता दिया कि मीन वैल्यू थ्योरम कुछ नहीं है, रोलिस थ्योरम का एक्सटेंशन है। बस जहाँ जो फ़र्क आने वाला बताएंगे। देखो मान लो वही सेम टू सेम कहानी, लेट एफ फलाना ठिकाने से कंटिन्यूस फंक्शन ऑन अ क्लोज्ड इंटरवल a, b एंड डिफरेंशिएबल ऑन द ओपन इंटरवल a, b, देन देयर एग्जिस्ट सम c इन a, b। देखो सेम टू सेम, यहाँ तक तो बात सब कुछ सेम चल रही है। अब देखो जो हमने रोलिस थ्योरम पढ़ी थी उसमें हमने पढ़ा था fa = fb। बस तुम्हें इसके अंदर कंडीशन ये पढ़नी है कि f' = fb - fa/b - a। टेंशन नहीं लो, इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लियर कर देंगे। देखो रोलिस थ्योरम में क्या कहा गया था कि fa = fb, देन f' = 0। इसमें क्या कहा गया है कि जो f' है वो किसके बराबर होगा, fb - fa/b - a। तो अगर देखो थोड़ा सा अगर हम यहाँ दिमाग लगाएं कि अगर fb = fa कर देंगे तो देखो ऊपर वाली कंडीशन जीरो नहीं हो जाएगी, वो b - a हो जाएगा, तो बेसिकली 0 हो जाएगी। अगर fb = fa हो जाता है तो यही जो मीन वैल्यू थ्योरम है वो रोलिस थ्योरम में कन्वर्ट हो जाएगी। समझ गए नहीं समझ गए। तो मैं क्या कहूँगा कि तुम्हें सिर्फ मीन वैल्यू थ्योरम याद रखनी है, रोलिस थ्योरम अपने आप याद हो जाएगी। देखो एनसीईआरटी में बिल्कुल बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है कि जो दोनों थ्योरम हम पढ़े हैं ना, इन्हें बिना प्रूफ के ही पढ़ना है। और जो हमें समझना है वो क्या समझना है कि हमें ज्योमेट्री की हेल्प से समझना है। तो देखो तो इसमें हम क्या देखते हैं, देखो f'। अब इसमें एक स्टार बना के लिखो कि जो स्लोप ऑफ सेकंड होगा, स्लोप ऑफ सेकंड जानते हो कि जो मान लो कोई कर्व होता है उसको जो कट करके जाता है उसे सेकंड बोलते हैं। स्लोप ऑफ सेकंड है वो किसके बराबर होगा, होगा टेंजेंट के बराबर। वो होगा किसके, स्लोप ऑफ टेंजेंट के बराबर। मुझे पता है कि वाली बात बहुत लोगों को समझ में नहीं आएगी, बताते हैं। देखो तो मैंने क्या बोला, जो तुम्हारे पास सेकंड लाइन होगी ना उसका स्लोप टेंजेंट के स्लोप के बराबर होगा। अगर जो नहीं जानते कि सेकंड क्या होता तो बता दें कि सेकंड बेसिकली एक प्रकार की लाइन होती है जो कर्व को, मतलब किसी भी ग्राफ को, कर्व को ऐसे कट करके जाती है। बेसिकली ये लाइन है, इसको बोलते हैं सेकंड। और जो किसी कर्व को एक पॉइंट पर टच करके जाए उसे हम क्या बोलते हैं, उससे हम लोग बोलते हैं टेंजेंट। तो मीन्स वैल्यू थ्योरम में ऐसा होता है कि जो तुमने स्लोप ये टेंजेंट बनाया है और जो सेकंड बनाया है, इन दोनों का स्लोप बराबर होगा। अब बताते हैं किस तरीके से होगा। जैसे मान लो कि हमने एक फंक्शन मान लिया है इस तरीके से, मान लो f(x) = x³ - 5x² - 3x मान लिया है। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, याद रखना। x = a मान लिया और x = b मान लिया है, कन्फर्म है। तो जैसे अगर तुम क्या करोगे, यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच में जो लाइन एक ड्रॉ करोगे, ऐसे लाइन ड्रॉ करोगे,
और ये जो ग्राफ पे कहीं इस पे ऐसे ड्रॉ करोगे, इस लाइन का स्लोप और इस लाइन के स्लोप के बराबर होगा। मुझे पता है कि अभी भी बहुत सारे बच्चों की बात समझ में नहीं आ रही है, दिमाग में सेट नहीं हो पा रही, पता है, घबराओ नहीं, जब पूरा पढ़ा देंगे ना तो हर एक चीज़ तुम्हारे दिमाग में से क्लियर हो जाएगी। देखो सुनो, देखो बेसिकली हमने क्या कहा है कि जो हम सेकंड बनाने वाले हैं वो बनाने वाले हैं ए कॉमा एफ ए से, कहाँ से कहाँ बना रहे वाले हैं, बी कॉमा एफ बी के बीच में। तो एक सी पॉइंट ऐसा होगा कि उस सी पॉइंट पर अगर तुम टेंजेंट बनाओगे तो उसका स्लोप और इस सेकंड का स्लोप बराबर होगा। जैसे हम रोलिस थ्योरम में क्या देख रहे थे, कोई कर्व बना रहे थे तो इसका स्लोप इस लाइन के क्या ला रहा था, हॉरिजॉन्टल मतलब पैरेलल आ रहा था। तो मुझे उम्मीद है कि इतनी बात तुम्हें समझ में आ गई होगी कि अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूस है और किसके बीच में, क्लोज्ड इंटरवल ए कॉमा बी के बीच में, एंड एफ एक्स फंक्शन डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल के बीच में, ए कॉमा बी के बीच में, तो क्या होगा कि एक ए एंड बी के बीच में एक ऐसा सी पॉइंट होगा जहां अगर तुम स्लोप ड्रॉ मतलब अगर वहाँ टेंजेंट लाइन ड्रॉ करोगे तो उस टेंजेंट लाइन का स्लोप उस सेकंड के बराबर होगा जिसे तुम ए कॉमा एफ ए और बी कॉमा एफ बी से कनेक्ट करके बनाने वाले हो। जैसे मान लो ए पॉइंट है सी पॉइंट और बेसिकली ए है सेकंड लाइन, तो बेसिकली इस पर जो हमने टेंजेंट ड्रॉ करी है इसका स्लोप इसके बराबर होगा। देखो ऐसे समझ में नहीं आया, क्वेश्चन से तुम्हें काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। हम देखो एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन लेते हैं। मान लो एफ एक्स नाम का हमारे पास एक फंक्शन है, एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 3x, कन्फर्म। देखो तो हमने क्या देखा कि बेसिकली एक पॉलिनोमियल है, तो बेसिकली पॉलिनोमियल एक कंटिन्यूस फंक्शन होता है। और हमने क्या देखा कि बेसिकली 1,3 इसका इंटरवल ले रहे हैं, तो बेसिकली क्लोज्ड इंटरवल 1,3 के बीच में कंटिन्यूस है। और ये जो एफ एक्स है वो क्लोज ओपन इंटरवल 1,3 के बीच में डिफरेंशिएबल है। कंटिन्यूस क्या होता है, डिफरेंशिएबल क्या होता है, किस तरीके से चेक करते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में वहाँ से जाके देखें। तो बेसिकली हमने क्या देखा कि आखिरकार यहाँ अब हम मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई करने वाले हैं। यहाँ हम मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई करेंगे और उसी की हेल्प से हम सी पॉइंट की भी वैल्यू पता कर लेंगे। कभी कभार ऐसा दिया होगा कि तुम्हें ए कॉमा सी की वैल्यू मतलब ए की वैल्यू दी रखेगी, सी की भी वैल्यू दी जाएगी, कभी कभार बी की वैल्यू तुमसे पूछ ली जाएगी, मतलब किसी तरीके से पॉइंट घुमा सकते हैं, सबका प्रोसेस एक ही है। देखो तो हमने क्या देखा कि जब हमने इसको डिफ्रेंशिएट किया तो एफ डेक्स एक्स की वैल्यू हमारे पास आ रही है 3x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 3। और हमने क्या देखा कि मीन वैल्यू थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है कि एफ डेक्स एक्स की वैल्यू एफ किसके बराबर 3 माइनस एफ 1 अपॉन 3 माइनस 1। अब एक बात तुम बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना, क्या इंपॉर्टेंट रखना कि अगर 3 तुम यहाँ ले रहे हो तो इसके नीचे 3 लेना, अगर 1 यहाँ ले तो 1 ऐसे लेना। कभी ऐसे ना करना कि f3 माइनस f1 कर रहे हो और 1 माइनस 3 कर रहे हो, यहाँ सब कुछ आएगा सेम लेकिन नेगेटिव साइन का डिफरेंस आ जाएगा तो वो पूरा आंसर गलत कर देगा। तो बेसिकली हम इस सी पॉइंट के निकालने वाले हैं। तो बेसिकली ये वाला पार्ट इसके बराबर है तो ये वाला पार्ट भी इसके बराबर होगा। तो 3x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 3, इसकी वैल्यू ज़रा पुट करो f3 की वैल्यू। तो f3 की वैल्यू जब तुम पुट करने जाओगे तो इसका आंसर तुम्हें देखने को मिलेगा क्या 3 इसका हो जाएगा कितना 327 माइनस 45 माइनस 9। तो इसको करोगे तो इसको बेसिकली 18 माइनस 45 अपॉन 18 करोगे तो यहाँ तुम्हें कितना आंसर देखने को मिलेगा। इसका आंसर जब तुम देखोगे तो इसका आंसर आ जाएगा -27। कन्फर्म है। तो इसका मतलब है कि एक पॉइंट हमें क्या मिला है, एक पॉइंट मिला है 3, -27। कन्फर्म। देखो अब देखो यहाँ रख दी है, अगर तुम f की वैल्यू 1 रखते हो तो हमें क्या देखने को मिलता है। तो देखो f की वैल्यू क्या रखो 1 रखो, तो 1 रखा, 1 का क्यूब -3
और -3, तो आया -7। तो इसका मतलब है कि दूसरा पॉइंट हमें देखने को मिला, वो आया 1, -7। अब क्या करो, इसके अंदर पुट कर दो, इस यहाँ पुट करो तो -27 -7 अपॉन 3 -1, आंसर आएगा 2। इसको जब तुम सॉल्व करके लाओगे तो इसका आंसर आएगा -20/2, तो आया -10। तो इसका मतलब ये है कि f(c) पे स्लोप की वैल्यू कितनी आ रही है, -10। अब क्या करो, इसकी वैल्यू निकालो f(c) की, इसके अंदर c पुट करो, 3c² -10c -3 इज इक्वल टू -10। इसको ज़रा इस साइड लेके आओ तो आंसर आएगा 3c² -10c और +7। ये बेसिकली क्या बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब हम सॉल्व करने जाओगे तो बेसिकली ये क्या करो, 3c² -7c -3c +7, तो c 3c -7, और इसमें जब तुम देखने को जाओगे तो -1 3c -7, तो आया c -1 और 3c -7। तो इसका मतलब है कि एक c की वैल्यू तुम्हारे पास क्या आ रही है, एक आ रही है 1, एक आ रही है 7/3। देखो c -1 इज इक्वल टू 0, तो इसका मतलब c इज इक्वल टू 1, और 3c -7 इज इक्वल टू 0, तो c इक्वल टू 7/3। बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसलिए हमें दो वैल्यू देखने को मिल रही हैं। अब डिपेंड ये करता है कि तुम्हें कौन सी वैल्यू इसके अंदर हमें लेनी है। बात यही कंफर्म है कि नहीं है। तो हमने क्या बोला था कि बेसिकली फंक्शन है कहाँ से कहाँ, डिफरेंशिएबल, क्लोज्ड इंटरवल 1, 3 के बीच में। तो इसका मतलब है कि 1 और 3 तुम नहीं ले सकते हो, 1 और 3 के बीच में कोई वैल्यू लेनी है। तो यहाँ से क्या क्लियर हो जाता है कि c की वैल्यू हम 1 नहीं ले सकते हैं। तो हम क्या लेंगे, c इज इक्वल टू 7/3। 7/3 क्या होता है, 2.33 के आसपास। तो हम क्या करेंगे कि जो c हमारे पास पॉइंट है उसकी वैल्यू है 7/3। अगर इसी 7/3 को तुम फंक्शन में रखते हो तो तुम्हें क्या देखने को मिलेगा कि f 7/3, तो बेसिकली जो इसकी वैल्यू आएगी, इसका मतलब ये है 7,3 और फंक्शन 7/3। इस पॉइंट पे जो टेंजेंट तुम ड्रॉ करोगे उसका स्लोप किसके बराबर होगा, जो तुम इस पॉइंट मतलब 3, -27 और 1, -7 के बीच में जो ड्रॉ करोगे ना, उन दोनों का स्लोप बराबर होगा। और उस स्लोप की वैल्यू क्या होगी, उस स्लोप की वैल्यू होगी -10। तो अगर तुमसे कोई पूछ ले कि अगर हम 3, -27 और 1, -7 के बीच में अगर हम टेंजेंट मतलब सेकंड ड्रॉ करते हैं तो उसका स्लोप क्या होगा, तो उसका स्लोप टेंजेंट के बराबर ही होगा। क्यों, क्योंकि टेंजेंट जो है ना वो सेकंड के पैरेलल है। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक तुम्हें हर एक बात समझ में आ गई होगी। मीन वैल्यू थ्योरम कुछ नहीं है, जस्ट रोली थ्योरम का एक्सटेंशन है। अब क्या करते हैं, इसको थोड़ा शॉर्ट करते हैं और तुम्हारे दिमाग में सेट करते हैं। तो देखो, इतना पार्ट तुम्हें क्या यूज़ करना है, ये वाला पार्ट तुम्हें करना है कैलकुलस का, डिफरेंशिएशन का, और इतना वाला पार्ट क्या है, सिंपल सा ज्योमेट्री है यार, ज़्यादा दिमाग थोड़ी लगाना है। अगर मान लो एक क्या है c, FC, तो बेसिकली ये पॉइंट क्या है, ये है A, FA, और ये वाला पॉइंट मतलब ये वाला पॉइंट क्या है, ये है B, FB। अगर हम इसकी हेल्प से देखते हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है कि ये पॉइंट पता क्या है, 1, -7। कन्फर्म, कोई दिक्कत कोई समस्या अब नहीं होनी चाहिए। मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक तुम्हें हर एक बात समझ में आ गई होगी, लेकिन यहाँ इसको एक तरीके से और ट्विस्ट करा सकते हैं। ऐसे बोल सकते हैं कि आखिरकार A, B के बीच में वो पॉइंट निकालो जहाँ स्लोप की वैल्यू 0 के बराबर होगी। देखो एक बात याद रखना, जहाँ बोल दिया f(x) = 0,
तो इसका मतलब है कि जो तुम पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करने वाले हो ना, उस टेंजेंट का स्लोप 0 है। और अगर किसी टेंजेंट का स्लोप 0 है तो इसका मतलब है कि वो टेंजेंट लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है। जैसे मानो ये ग्राफ है, ये मान लो हमने कर्व बनाया है, हमने क्या देखा है कि हमने देखा कि इस पे हमने टेंजेंट ड्रॉ किया है, और ये जो एल लाइन है क्या है, एल लाइन है। इस एल लाइन मतलब इस टेंजेंट का स्लोप 0 है। मतलब डी वाई अपॉन डी एक्स करेंगे, मतलब ये जो फंक्शन है एफ एक्स हमारे पास, इसका डी वाई अपॉन डी एक्स करोगे इस पॉइंट पे, जैसे हम मान लिया है 3,2, तो 3,2 पे अगर 0 आ रही है तो इसका मतलब है कि ये वाली लाइन इस एक्स एक्स के पैरेलल होगी। यही क्या कहा जाता है, यही कहा जाता है तुम्हें रोलीज थ्योरम में। तो रोलीज थ्योरम में जो टेंजेंट हम ड्रॉ करते हैं ना, वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है। क्यों? क्योंकि एफ डेक्स सी की वैल्यू 0 के बराबर होती है। अब देखो इसमें निकालते हैं, तो हमने क्या देखा कि एफ एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या होती थी, वो मान लो एक्स क्यूब माइनस 5x² माइनस 3x। कन्फर्म? देखो हम क्या करेंगे, एफ डेक्स एक्स निकालेंगे तो क्या आया 3x² माइनस 10x माइनस 3। अब तुम कोई भी एक आर्बिट्री पॉइंट ले लो, वैसे हमने मान लिया डी, तो डी रखोगे 3x² माइनस 3d² माइनस 10d माइनस 3 इक्वल टू 0। अब तुम्हें कुछ नहीं करना है, इस d की वैल्यू निकालनी, जो d की वैल्यू आ जाएगी a एंड b के बीच में, वही वो पॉइंट होगा जहाँ उस स्लोप की वैल्यू 0 होगी। तो देखो हम उसको इस तरीके से निकाल लेंगे, d इज इक्वल टू 10 प्लस माइनस अंडर रूट 10 का स्क्वायर माइनस 4 3 इंटू 3 अपॉन 2 इंटू 3, 10 प्लस माइनस 100 माइनस देखो 9 इंटू 4, 9 चौक 36, 100 में से 36 गए, आंसर आया कितना 4,664। मान लो यहाँ भी 36 लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं हम 6। तो 10 प्लस माइनस 64 का रूट निकालो, कितना आएगा 8 आएगा अपॉन 6। 10 प्लस 8 अपॉन 6 लिखो, तो 18 अपॉन 6 पहला, और 10 माइनस 8 लिखो अपॉन 6, 2 अपॉन 6 देखो ये दूसरा। यहाँ से जब तुम निकालने को जाओगे तो इसका आंसर आएगा तुम्हारे पास कितना 3। जब इसका आंसर निकालोगे तो इसकी वैल्यू तुम्हारे पास क्या आएगी, इसकी वैल्यू आएगी 1/3। और बेसिकली हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था 1,3 के बीच में। तो देखो 1,3 के बीच में निकालना है, लेकिन जो डिफरेंशियल निकाल रहे थे वो निकाल रहे थे ओपन इंटरवल 1,3। तो ना ही ए वाला आंसर होगा ना ही ए वाला आंसर होगा, क्योंकि इस इंटरवल के बीच में नहीं आ रहा ना। लेकिन जैसे मान लो जो फंक्शन बनेगा ना, जो एफ इस फंक्शन जो हमारे पास लिखा 3x² माइनस x3, मतलब 1,3 के बीच में डिफरेंशियल नहीं मानेंगे। लेकिन जो बेसिकली ओवरऑल जो हमारे पास ग्राफ बन रहा है ना, जो ग्राफ बन रहा है उस पर इस 1 पॉइंट पे जो स्लोप बनाओगे वो 0 यहाँ इसके पैरेलल होगा, जो 3 पॉइंट पे बनाओगे वो भी इसके पैरेलल होगा। तो इसका अदर रखते हैं, अगर f1 की वैल्यू, मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चों को सिर के ऊपर से जा रही होगी बात, एक बार वो देखें सुबह शाम गुनगुने पानी के साथ लें तो समझ में आ जाएगा। 1 माइनस 5 माइनस 3 तो माइनस 7। तो 1,-7 पे जो तुम स्लोप बनाओगे ना, जो टेंजेंट बनाओगे वो बेसिकली एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। और बेसिकली क्या 3 पे डालोगे f3, तो बेसिकली क्या है, तो 3 का क्यूब माइनस 5 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 3, 27 45 माइनस 3, तो 48 अपॉन 27 1 2। तो इसका मतलब ये है 3, माइनस 21 पे अगर तुम स्लोप ड्रॉ करोगे, टेंजेंट ड्रॉ करोगे, तो उस टेंजेंट का स्लोप एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। तो मुझे उम्मीद है कि अब अच्छे से समझ में आ गया होगा। कुछ बच्चे कहेंगे क्या समझ में आ गया, इतना कन्फ्यूजन क्रिएट कर दी, क्या मैं क्या बताऊं। तो मैं कहूँगा जो इस क्वेश्चन इसके करने से पहले जो हमने किया ना, वहाँ तक समझ लो।